हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। हम जानते हैं कि मेंडल ने जेनेटिक्स के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रयोग किया था और जिस प्रयोग के कारण जेनेटिक्स की स्थापना भी हुई थी, इसीलिए मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। मेंडल ने बताया था कि किसी भी कैरेक्टर के लिए कम से कम 2 एलील रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मटर का लंबा पौधा है तो लंबा पौधा के लिए कैपिटल टी यानी कि 2 एलील रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसी तरह से मटर के बौना पौधा के लिए स्मॉल टी उत्तरदायी होते हैं। मटर के पीले रंग के बीज के लिए कैपिटल वाई और मटर के हरे रंग के बीज के लिए स्मॉल वाई एलील जिम्मेदार होते हैं। यानी कि हर कैरेक्टर्स के लिए 2 एलील रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब इस बात को उस समय मान लिया गया। उस समय माइक्रोस्कोप की खोज नहीं हुई थी, तो माइक्रोस्कोप की जब खोज नहीं हुई तो कोशिका का पता नहीं लगाया जा सका। अब कोशिका की जानकारी नहीं थी और क्रोमोसोम कोशिका के भीतर न्यूक्लियस में पाया जाता है, तो उस समय के वैज्ञानिकों को ये मालूम नहीं था कि क्रोमोसोम क्या होता है। उसके 34 वर्ष बाद 34 ईयर लेटर डब्ल्यू सटन यानी वाल्टर सटन और थियोडोर बोवेरी, वाल्टर सटन और थियोडोर बोवेरी ने 1902 ईस्वी में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिस सिद्धांत को हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। अब इस सिद्धांत में क्या था कि सेल के अंदर जो क्रोमोसोम होता है, ये जो आपका सेल है, अब सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। अब इस न्यूक्लियस को अगर हम बाहर करेंगे तो इसमें क्रोमोसोम है, इसके अंदर क्रोमोसोम है। अब इस क्रोमोसोम को देखा, क्योंकि तब तक माइक्रोस्कोप की खोज हो चुकी थी। अब जब माइक्रोस्कोप की खोज हो चुकी थी तो कोशिका को देखा जा चुका था। अब कोशिका को देखा जा चुका था तो कोशिका के आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन और उसका विश्लेषण भी किया जा चुका था। उस विश्लेषण के परिणाम स्वरूप डब्ल्यू वाटसन और थियोडोर बोवेरी ने क्रोमोसोम के विषय में अध्ययन किया और फिर उसने बताया कि क्रोमोसोम जोड़े के रूप में होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि क्रोमोसोम जो है यह जोड़े के रूप में होता है, जोड़े के रूप में। दूसरी बात क्या है कि जब युग्मक का निर्माण होता है, जब गैमेट्स का निर्माण होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन के समय क्रोमोसोम्स के जोड़े में से एक क्रोमोसोम बाहर आ जाता है। इसमें से एक क्रोमोसोम बाहर आ जाएगा और नेक्स्ट जनरेशन में जाके जबकि वो जाइगोट बनेगा, उस समय ये क्रोमोसोम फिर से पेयर बन जाता है। इस तरह से क्रोमोसोम जो है वह स्वतंत्र रूप से विचरण करता है और जीवों के कैरेक्टर्स के लिए क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होता है। तो 34 वर्ष के बाद मेंडल द्वारा जो कही गई बातें थी, मेंडल ने ये कहा कि किसी भी कैरेक्टर के लिए एक जोड़ा एलील चाहिए। वही बात डब्ल्यू सटन और थियोडोर बोवेरी ने कहा कि किसी भी कैरेक्टर के लिए एक जोड़ा क्रोमोसोम चाहिए। अब क्रोमोसोम जोड़े के रूप में होते हैं। मेंडल ने बताया था कि एलील भी जोड़े के रूप में होते हैं। युग्मक निर्माण के समय इसमें से नेक्स्ट जनरेशन में एक एलील अलग हो जाता है, पृथक हो जाता है। और इसमें भी क्या होता है कि क्रोमोसोम अर्धसूत्री विभाजन के समय अलग हो जाता है, फिर ये युग्मक बनते समय ये जुड़ जाता है, यह भी नेक्स्ट जनरेशन में जाके जुड़ जाता है। तो इस तरह से एलील के अंदर जो बातें हैं वही बात क्रोमोसोम के अंदर है। इसी सिद्धांत का फिर से प्रकाशन किया गया, फिर से इसको प्रतिपादित किया गया डब्ल्यू सटन और थियोडोर बोवेरी के द्वारा 1902 ईस्वी में, जिस सिद्धांत को हम वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत या क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। इसके बाद के जो भी टॉपिक्स हैं उसको पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।